हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट 1 है टर्म 2 एग्ज़ाम का, यहाँ देख सकते हैं क्लास 12 है। इसमें भूगोल विषय है और कुल पूर्णांक 35 अंक का और 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यह टर्म 2 एग्ज़ाम का मॉडल सेट 1 है। इसका उत्तर इस वीडियो में कराएंगे हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा, जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है। फिर है हरित क्रांति क्या है। इस तरह से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। यह कुल 2 अंक का है। 10 क्वेश्चन है 2-2 अंक का। उसके बाद जो है वह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आंसर क्या है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जो है, पहला क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पे कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वह जनसंख्या का घनत्व वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या फिर जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए जो है वह किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। जैसे कि जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। तो यह हमारा आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे है कि जनसंख्या प्रवास क्या है। तो जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाकर बसने को ही जनसंख्या प्रवास कहा जाता है। या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए चले जाना प्रवास कहलाता है। और अवसरों में असमान वितरण के कारण जो है वह प्रवास होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि हरित क्रांति क्या है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है यहाँ कि हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसका संबंध जो है कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से उस हरित उत्पादन में जो वृद्धि हुआ था उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यह 1960 के दशक में हुआ था, जो कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3 राज्यों में हुआ था हरित क्रांति। हिंदुस्तान में जो है हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुआ था और इसे प्रारंभ करने वाले का जो श्रेय जाता है वह है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। पहला है पीलिया, दूसरा है हैजा, तीसरा टाइफाइड बुखार जो था वह जल प्रदूषण के कारण फैलता है जल से। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसमें बताना है कि जल संभर प्रबंधन का कोई उद्देश्य बता देना है 2। तो इसका आंसर देख सकते हैं जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य कि कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे कि उद्यान, कृषि वानिकी और वन संवर्धन का समग्र रूप से विकास करना। दूसरा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तीसरा है पर्यावरणीय ह्रास को जो है वह रोकने तथा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जल संभर प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज को 2 उदाहरण लिखे। इसमें बताना है कि धात्विक खनिज का जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनके 2 उदाहरण का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है जिसमें कि खनिज दिया गया है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। इसमें धात्विक खनिज में पहला लौह खनिज, दूसरा अलोह खनिज। तो इसी में देख सकते हैं लौह खनिज में लोहा, मैग्नीज, अलोह खनिज में तांबा, बॉक्साइट। तो यह सब जो है वह धात्विक खनिज के उदाहरण हो गए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया कि आधारभूत उद्योग क्या है। इसमें बताना है कि आधारभूत उद्योग जो क्या होते हैं। तो इसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे है कि आधारभूत उद्योग या फिर मूलभूत उद्योग एक ही नाम होते हैं। तो वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए जो वह कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग जो है वह आधारभूत उद्योग के उदाहरण है 2। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे। इसमें बताना 8 नंबर क्वेश्चन में कि जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है उसके कुछ सुझाव दे देना 1-2 ठो। तो इसका आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर यहाँ दिया गया। पहला है कि कृषि में उर्वरक और कीटनाशक का कम प्रयोग करना चाहिए, यह पहला सुझाव हो गया। दूसरा, घरेलू कार्य में के ठोस जो होते हैं
ठोस अपशिष्ट पदार्थ को जल में नहीं बहाना चाहिए, घरेलू क्षेत्र वाला। तीसरा कि उद्योगों द्वारा प्रयुक्त जल को नदी, तालाब या समुद्र आदि में डालना भी नहीं चाहिए। कुछ प्रदूषित नदी के नाम दिया गया, या इसे लिखना नहीं। पहला गोमती नदी जो कि प्रदूषित है, यमुना नदी, साबरमती नदी, मूसी नदी और काली और वगई नदी जो है वह प्रदूषित नदियाँ, और गंगा भी है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़क परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जो है अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? परिवहन सड़क जाल को अधिक क्यों उपयोगी माना जाता है, जैसे कि रेलवे और हवाई की तुलना में, वही इसमें बताना है। तो इसका आंसर है कि भारत में सड़क जाल का जो है अधिक महत्व क्यों दिया जाता है दूसरे साधनों की तुलना में। तो भारत का सड़क जाल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, जो कि 56 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे अधिक उपयोगी मानने के पीछे यह है कि भारत में सड़क परिवहन का उपयोग जो है सभी स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि कोई गली मोहल्ले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक देश से दूसरे देश को जोड़ने में किया जाता है। जबकि रेलवे जो है वह सभी जगह पे नहीं जा सकता है, और हवाई अड्डे भी सभी जगह पे नहीं जा सकते, और इनकी रखरखाव का खर्चा भी अधिक होता है, जबकि सड़कों की रखरखाव लागत जो है वह बहुत कम आती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकृत कीजिए। इसमें आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो इसका आंसर है आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो किया जाता है वह है पहला बृहद उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है मध्यम उद्योग, चौथा है कुटीर उद्योग। यह हमारा वर्गीकरण हो गया, जो कि कुल 2-2 अंक के थे। अब इससे 4 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे आगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे दिए गए कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है वह कौन कौन से हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वह कुछ इस टाइप का है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत भी इसे बोल सकते हैं। तो इसमें आता है वह सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा आते हैं, जो कि असमाप्य ऊर्जा होते हैं, यानी कि यह कभी खत्म नहीं हो सकते। और ये साधन जो है अपेक्षाकृत अधिक सामान्य रूप से विकसित होते हैं, इसमें लागत भी नहीं आती है, और ये ऊर्जा जो है स्वच्छ साधन और पर्यावरण के हितैषी होते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, और इन ऊर्जा को जो है वह नवीनीकरण स्रोत भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत जो है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जो ऊर्जा है इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा दिया गया वह है कि वर्षा जल संरक्षण क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताइए। वर्षा जल संरक्षण के 4 उद्देश्य बताना, और यह क्या है वही बता देना इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं वर्षा जल संरक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, तो वर्षा जल संग्रह या संरक्षण एक होता है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने की जो विधि है। और वर्षा जल संग्रहण को राजस्थान में कांटा या फिर कुंड भी कहा जाता है। कांटा जो है एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है, और नलकूपों, गड्ढों और कुओं द्वारा जो है वर्षा जल संरक्षण किया जा सकता है। इनका उद्देश्य बताना था 4, वही देख लेते हैं आगे हम लोग इनका उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है कि पानी के उपलब्धता को बढ़ाता है, जिसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से भी रोकता है। तीसरा है मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। चौथा है लोगों की सामूहिकता की भावना को भी बढ़ाता है। और 5वां है कि भौम जल को पंप करके निकालने वाली जो ऊर्जा होती है उसका भी बचत करता है वर्षा जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि कृषि की प्रमुख समस्या जो है भारत में वह कौन कौन सी है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है पहला समस्या कृषि की ग्रामीण शहरी विभाजन। इसमें जो है वह ग्रामीण में जो है वह अधिक कृषि पर निर्भरता होता है, जबकि शहरों में कृषि कम की जाती है। दूसरा, कृषि में निवेश का अभाव होता है। कृषि में निवेश लोगों की कम भागीदारी होती है। तीसरा है प्रभावी नीतियों का अभाव। कृषि के संबंध में जो कुछ योजनाएं चलाई जाती है वह बहुत कम होती हैं। चौथा, प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग का अभाव होता है, यानी कि सही प्रयोग नहीं किया जाता है। पाँचवा है विमुद्रीकरण का प्रभाव होता है। छठा, कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। अगला 7वां की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, कम मात्रा में होती हैं। अगला है सुस्त उर्वरक उद्योग होते हैं। अगला है कि मानसून पर निर्भरता होती है, यानी कृषि मानसून पर आधारित होती है। वर्षा होती है तो कृषि होता है, नहीं होती नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसान उत्पादन संगठनों की अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। इसमें बताना है कि जनसंख्या प्रवास के अपकर्ष कारक क्या होते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे उत्तर दिया गया है।
वह अपकर्ष कारक, जैसे कि अप्रवास होने के कारण कहा जाता है। तो ये गंतव्य स्थान के वे कारक होते हैं जो लोगों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोग जो है वह ग्रामों से नगरों की ओर जो आकर्षित होते हैं। अगला कि गाँव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन आदि की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण प्रवास करने को तत्पर हो जाते हैं। यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक बताना है। घनत्व यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या का वितरण, उसके बाद देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या के वितरण का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित होती है या फिर की जाती है। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न जो है बहुत असमान है, चूँकि कुछ क्षेत्र में बहुत कम आबादी है और जबकि कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक आबादी हो जाती है। इन राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक में पहला हमारा है भूमि विन्यास, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु, चौथा परिवहन जाल, पांचवा औद्योगिक और नगरीकरण। तो पहला है भूमि विन्यास, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा भी यहाँ देख सकते हैं जल की उपलब्धता, जिसमें कि कृषि और परिवहन आते हैं। तीसरा जो है वह है जलवायु, जिसमें कि मरुस्थल आता है, गर्म मरुस्थल और ठंडी मरुस्थल। चौथा है परिवहन जाल, जो कि 3 प्रकार के हैं, पहला स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु जाल है। अगला इसमें है औद्योगिकरण और नगरीकरण। इसमें उद्योग, नगरीय सुविधा और शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सुविधा आते हैं। परिणाम क्या होता है कि आर्थिक और रोजगार अधिक होता है, प्रवास अधिक होता है, अप्रवास भी अधिक होता है, जनसंख्या में अधिक वृद्धि होता है, जिस कारण पृथ्वी पर जो है दबाव भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसमें गेहूं के उत्पादन और वितरण का वर्णन बताना है। तो देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का जो है वह उत्तर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेहूं क्या होता है, उसके बाद इसे क्षेत्र देखेंगे वितरण। तो भारत का दूसरा मुख्य फसल जो है वह गेहूँ है। भारत विश्व का 12.3% गेहूँ का उत्पादन करता है 2016 के अनुसार। और गेहूँ एक रबी फसल का उदाहरण है, जो कि कम तापमान में भी हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में जो अक्टूबर से मार्च के बीच गेहूँ का उत्पादन किया जा सकता है। और भारत में 75% उत्पादन जो है वह निम्न राज्यों में किया जाता है। पहला पंजाब, हरियाणा में 4000 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर में उत्पादन अधिक उससे भी होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल का जो है लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इनका क्षेत्र जो है चित्र में देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, यहाँ पे दिया गया। प्रमुख क्षेत्र जो है वह थोड़े मोटे टाइप के कलर से दिखाया गया है, जबकि गौण क्षेत्र को थोड़ा कम किया गया कलर। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इन क्षेत्रों में गेहूँ है, पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी का क्षेत्र है, कुछ दिल्ली का है, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है और फिर कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है। तो यह गेहूं के उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखिए। मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जो है वह दोनों एक ही होते हैं। तो इसका उत्तर देख सकते हैं भूमि प्रदूषण क्या है या फिर मृदा प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इसमें जो है भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि की प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण जो है भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण देख सकते हैं, इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यह भूमि प्रदूषण के कारण है, जिस कारण से भूमि प्रदूषण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इसमें उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जो है वह स्थिति या अवस्थिति को, वह पहला कच्चा माल जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ उद्योग अधिक विकसित होंगे। इसमें दूसरा है कि शक्ति या फिर ऊर्जा के साधन। तीसरा है कि बाजार उपलब्ध होना चाहिए अच्छे।
चौथा है परिवहन जाल जो है वह अच्छे से उपलब्ध होना चाहिए। और 5वां है श्रम यानी कि सस्ती श्रम होनी चाहिए। 6ठा है ऐतिहासिक कारक, जो कि आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर की दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया गया था, तो इसमें देख सकते हैं कि 801 से अधिक यानी कि 801 से लेके 1200 और 1200 से अधिक जो है कुछ 2 कलर के, पहला थोड़ा कम है, दूसरा थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें जो प्रमुख राज्य आते हैं वह कुछ इस टाइप के हैं। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ है बिहार, यहाँ है पश्चिम बंगाल, 3 राज्य हो गए। और कुछ एक ठो यहाँ पे है केरल नीचे को, जो कि 4 राज्य है, यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। इसे दिखा देना चित्र में। तो इस तरह हमारा टॉपिक जो है वह समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।